तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम, एक बार आर से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने आर में क्या क्या देखा था। हमने देखा था बच्चे एक रेजिस्टेंस है और साथ में क्या है, एक कैपेसिटेंस है। उसके साथ में हमने एक सप्लाई दी। सप्लाई में इस बार मैं सिंपल, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है, ये 220 वोल्ट क्या है बच्चों, आरएमएस वैल्यू। अगर मैं सिंपल लिखता हूँ वी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से ओमेगा है और ये वी नॉट मेरा निकल जाएगा। वी नॉट कैसे निकलेगा, 220 इंटू रूट टू, ये पता है वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय रूट टू, तो वी नॉट निकल जाएगा 220 इंटू रूट टू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पता चल रहा है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये है बच्चे मेरा आर, ये है बच्चे मेरा सी। जब मुझे इम्पीडेंस निकालना होगा तो मुझे पहले रेजिस्टेंस और इसका रिएक्टेंस चाहिए। रिएक्टेंस क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंस आपको पता, रिएक्टेंस होता है 1 में ओमेगा से, अगर आपको याद हो तो हमने ये निकाला था। ठीक है, वैसे तो आपके में ये है नहीं कि अगर मैं जेड को लिखना चाहूँ ना तो मुझे जेड को ऐसे लिखना चाहिए आर माइनस के जे एक्स ही लिखते हैं वैसे प्रैक्टिकल केस में। ठीक है, जे हम मैं बाबा इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग में हम जे ही यूज करते हैं। हाँ, माइनस जे होता था, बाद में माइनस लिखवा है। ठीक है, इंडक्टर के केस में प्लस होता है, कैपेसिटर के केस में माइनस होता है। ये बड़ी नोटेशन है, ऐसे क्यों होता है वो भी एक लंबा डिस्कशन है, इसलिए बहुत लंबा ना खींच के मैं सिंपल इसको रिमूव कर रहा हूँ। मैं सिंपल लिख रहा हूँ क्या बच्चों, जेड का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। जब भी मैं जेड लिख रहा हूँ तो मतलब मैं जेड का मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है। ठीक है, तो सीधा हम जेड क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 में ओमेगा सी, या फिर बोलोगे सिंपल एक्सी का स्क्वायर, खत्म बस। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, पता हो तो अच्छी बात है, पता है तो ये अच्छी बात है वैसे। ठीक है, इसके एडवांटेज आपको बाद में पता चलेगी। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा साइनसोइडल वेवफॉर्म। ठीक है, अगर मुझे करंट निकालनी पड़ेगी तो करंट क्या होता है, सिंपल सर, करंट होता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो नहीं, यहाँ पे इसको बोलेंगे इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, ये जेड ही क्या है मेरा, सिर्फ जेड ही मेरा क्या है, इम्पीडेंस है। अब बताओ ये रेजिस्टेंस है, ये भी तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस होगा। तो इसका लगी इसकी भी यूनिट क्या होते हैं बच्चों, ओम होती है। यहाँ तक बात क्लियर सभी को? ठीक है, तो जो मेरा आई मैक्स निकलेगा, ध्यान से देखो, जो मेरा आई मैक्स निकलेगा वो मेरा आई मैक्स निकलेगा मैक्सिमम वोल्टेज। जो मेरी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, वी नॉट अपॉन में इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या है बच्चों मेरा, जेड का मोड, जेड का क्या है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को? क्लियर हो गई, ये मेरा मिल गया आई मैक्स। अगर मेरे को आई आर मैक्स निकालना, आई आर मैक्स तो कैसे निकालो यहाँ से बच्चों, आई आर एम एस कैसे निकालो सर, आई मैक्स जो था ना आपका, या आई नॉट जो भी लिखते थे आप, उसका डिवाइड बाय क्या कर दो बच्चे, रूट टू कर दो, बस खत्म। ठीक है सर, गलती से सर पावर आ जाए तो कैसे करेंगे सर, पावर में तो आपने बताया तीन चीजें होती हैं, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कोस फाइव। सर वी आर एम एस यहाँ से निकल गया, आई आर एम एस आपने इतने तरीके से निकाल के दिखा दो मेरे को। अब कोस फाइव कैसे निकालें, फाइव मेरे बस की नहीं है सर, फाइव एंगल में निकालना मेरे बस की नहीं है। पर आपको पता है, ये एक चीज पता है, अगर हमने फेजर डायग्राम में देखा था क्या चीज, रेजिस्टेंस है, या फिर सिंपल बोलो करंट है मेरा इस डायरेक्शन में, करंट है मेरा इस डायरेक्शन में, ये मेरा आई है मान के चलो। कौन लीड करता है कैपेसिटिव, कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है, ओनली कैपेसिटिव होता तो डेफिनेटली करंट ही लीड करता है 90 डिग्री पे। लेकिन अगर उसमें रेजिस्टेंस भी आ जाएगा तो लीड तो करेगा, लेकिन लेस देन 90 होगा, पर लेस देन क्या होगा, 90 होगा। तो पहले जो आपकी जो फाइनल डायरेक्शन में थी वो फाइनल वोल्टेज इस डायरेक्शन में ना होकर कहां पे होगी बच्चों, इस डायरेक्शन में आपकी फाइनल वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे कौन सी वोल्टेज होगी, यहाँ पे होगी आपकी वीसी वोल्टेज, और यहाँ पे कौन सी वोल्टेज है, वी आर वोल्टेज। तो ये बन जाएगी बच्चों आपकी वी वोल्टेज, ये बन जाएगा आपका phi। ठीक है, और आपने निकाल रखा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था cos फाई का भी, cos फाई का फॉर्मूला क्या बताया था, हाँ, या फिर डायरेक्टली याद कर लो हमेशा, आर अपॉन जेड, क्या रख लो, आर अपॉन जेड, क्या याद रखना है, आर अपॉन जेड। आर पता है, जेड पता है, ये ना बस कम करो। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब मेरे को क्या निकालने, पावर निकाल के दिखा दो सर, पावर, ये सारे फॉर्मूले आ रखे हैं क्वेश्चन में। पावर का सर, पावर भी बताओ, हमें पावर भी बताओ, तो देखो पावर कैसे निकालेंगे। पावर का बच्चों फॉर्मूला होता है वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव। सर वी आर एम एस को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, वी नॉट बाय रूट टू, बिल्कुल सही बात है। सर आई आर एम एस को भी लिख सकता हूँ क्या,
आई नॉट बाय √2। और ये क्या है बच्चों, आर अपॉन में जेड, ये लिख दिया। फिर क्या मैं आई नॉट को भी लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता है। आई नॉट क्या है आपका, आई नॉट है वी नॉट अपॉन जेड, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर बिल्कुल। ये √2 क्या होगा बच्चे 2, ये वी नॉट, ये वी नॉट अपॉन जेड, ये बन गया आर, ये बन गया जेड। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, वी नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2z स्क्वायर। बस, कोई रखा ही नहीं हमने, देखो तुरंत कितनी जल्दी से सारे फॉर्मूले लिख डाल। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर हो गए सभी को अच्छे से, ठीक है भाई, करें आगे। सर एक चीज बताओ, जिस डायरेक्शन में मेरा करंट है उसी डायरेक्शन में मेरी वी आर है, उसी डायरेक्शन में क्या है बच्चों, मेरी वी आर। और आपने cos फाई अभी निकाला, ये रहा cos फाई है। आपकी जो टोटल वोल्टेज है वी, वो कौन सी वोल्टेज सर, यही तो वोल्टेज, ध्यान से देखो, यही तो वी मेरी, यही है वी। तो क्या मैं आई निकाल सकता हूं, तो करंट में निकाल सकता हूँ क्या, तो निकाल तो सकते हैं। करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, लैग कर रहा है वोल्टेज से, वोल्टेज से लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, चल लीड कर रहा है, लीड कर रहा है। तो मैं, मुझे बताओ आई की मैं इक्वेशन क्या लिखूं, बता भाई, तू बता, आई की इक्वेशन क्या लिखूं। पहले तो लिखेंगे वेरी गुड आई नॉट, उसके बाद साइन लिख दिया, उसके बाद ओमेगा टी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, उसके बाद प्लस पाई आएगा। क्या आएगा बच्चे, प्लस पाई। क्यों, क्योंकि करंट लीड करता है किससे, वोल्टेज से। सर फाई कैसे निकालेंगे, फाई cos फाई से, मतलब cos इनवर्स आर अपॉन जेड, काम खत्म हो गया। क्या हो गया बच्चे, वेरी गुड, फाई निकल गया क्या, cos इनवर्स आर अपॉन जेड। और कोई ना फॉर्मूला अलग से, यही निकलेगा सर, जो भी आर होगा जेड होगा निकाल के तुरंत से पुट कर दूंगा, आई जेड निकलेगी, खत्म काम। सर अगर मेरे को आई निकल गया है तो मैं रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज भी निकालना चाहूंगा। अब वहां पे देखो, जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है उसी का फेजर आई की डायरेक्शन में फेजर है। इसका मतलब फेजर वाइज, फेजर वाइज ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया। अगर ये पार्ट सेम हो गया तो मैं बोलता हूं तुम्हें वी आर निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, वी आर। तो वी आर क्या हो जाएगा बच्चे, वी आर टी क्या हो जाएगा, आर इंटू आई टी, दैट्स इट। तो सिंपल आई नॉट की जगह क्या मल्टीप्लाई कर दूं, आई नॉट इंटू आर, बाकी साइन वाला बिल्कुल एज इट इज सेम आ जाएगा। लिखते चलो जल्दी जल्दी, लिखो पहले इसको, देखो पहले इतना, पहले वाला करो पोर्शन, फिर वो वाला, और फिर इधर पे आओ। तो वोल्टेज अक्रॉस, अभी नहीं करेंगे, अब कर देंगे। पहले लिख दे उसके बाद चेंज कर सकता है, जो खेल होगा बाद नहीं होगा। पहले तो चुपचाप फेज वेज आप क्या कर दो, सिंपल ऐड कर दो। तो देखो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा बच्चों, एक्सी इंटू आई टी होगा। आई टी की वैल्यू पता है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन हमने देखा जो मेरा वीसी है ना, वीसी कैपेसिटर जो वोल्टेज है उसमें क्या है बच्चों, वो मेरा 90 डिग्री फेज अपार्ट है किससे, करंट से। तो इसमें यहाँ पे -π/2 ऐड भी करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर थोड़े से आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते, वरना मैं ऐसे शॉर्टकट बताऊं, इसका शॉर्टकट क्या है, आपने -j लिखना है, -j, मैंने लास्ट क्लास में जे का कुछ एंगल बताया था, कितना होता जे का एंगल, π/2, माइनस है ना, वही जो यहाँ पे एंगल है चुपचाप छाप दो यहीं पे, बस खत्म। और ये थोड़ा डीप में इसलिए ऊपर ऊपर, अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेवल 1 वाली केस चल रहा है, ठीक है। लेवल वाला केस करना है तो इतना ज्यादा नहीं सोचना, बस फेजर डायग्राम को याद रखो, ये मीन है, उसको भूल जाओ, जे क्या है, जे क्यों समझा उसको सब भूल जाओ। ये वाला कॉन्सेप्ट ये तो समझ में आ रहा है ना, ये वाला फेजर डायग्राम भाई, इसी को याद रखो, इसी को ही याद रखो। क्लियर हो गया। इसी के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे बच्चों, इंडक्टर के केस में निकालेंगे। तो मेरे को आपको बताना है कि वो इंडक्टर के केस में कैसे करेंगे। देखो बच्चे, इंडक्टर के केस में कैसे करेंगे, देखो। तो देखो, लिखो आर एल सर्किट। जैसे आर एल हो गया बच्चों, एक रेजिस्टेंस आएगा, एक आपका कॉयल आएगा, आइडल कॉयल है, आइडल कॉयल का मतलब ओनली इंडक्टर प्रेजेंट, नो रेजिस्टेंस प्रेजेंट इंटरनल, ठीक है। वही सेम चीज है यहाँ पे आएगा आपका वीटी, वीटी कितना है बच्चों आपका वी नॉट,
साइन ओमेगा टी, ये आपका आर है, ये आपका एल। सेम सर्किट है। बस सबसे पहले आपको निकालना इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैंने बताया था इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सेल। एक्सेल बताया था आपको, याद हो तो क्या लिखा था बच्चे, ओमेगा एल। डायरेक्टली याद रखना, क्या रखना है, ओमेगा इंटू एल, बात ही खत्म। पर अगर आपसे मेरे को बोला जाए कि सर इंपेडेंस बताओ, तो इंपेडेंस होता है आर प्लस जे ओमेगा एल होता है। पर ये याद रखना है कि नहीं रखना, प्लस होता है यहाँ पे, वहां पे क्या होता था माइनस। पर हमें मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, हाँ बच्चे मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, आपने निकाल रखा है क्लास 11th में भी। कोई भी अगर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से ही निकालना 3 + 4i का मैग्नीट्यूड ये निकलता है 3² + 4² का अंडर रूट, वही चीज है। वहां पे हम जे 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 यूज कर सकते, मैं ही बार बार जे यूज कर रहा हूँ ऐसे तो, लेकिन बुक में तो ज्यादातर आई ही है, जे ज्यादातर इंजीनियरिंग में यूज करता हूँ। ठीक है, क्लियर होगा। जे निकल गया हमारा, सर वही सेम चीज निकालने क्या है। अब हमारे पास जे है, हमारे पास बी नोट, हम क्या निकाल सकते हैं, क्या हम आई मैक्स निकाल सकते हैं, आई मैक्स या आई नोट। आई नोट कितना हो जाएगा बच्चों, आई नोट, सर आई नोट हो जाएगा बी नोट अपॉन में जेड का मैग्नीट्यूड। आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई आर एम एस, आई आर एम एस हो जाएगा आई नोट डिवाइड बाय √2। ठीक है, एक बार फेजर डायग्राम भी बना लेते हैं। फेजर डायग्राम समझो, देखो किसको लेना बेस, सर करंट को लेते हैं बेस। ठीक है, करंट को ले लिया बेस। जो करंट की डायरेक्शन होगी वही रेजिस्टेंस की होगी, तो रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज होगी वही इसकी होगी। कौन लीड करता है, करंट लीड करता है कि वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में, वोल्टेज लीड करता है। तो सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालो। सर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर तो ये होगी, है ना, लेकिन फाइनल वोल्टेज तो उन दोनों के बीच में होगी ना, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव थोड़ी ना है, इसके अंदर रेजिस्टेंस भी है। तो मेरी जो वोल्टेज होगी, फाइनल वोल्टेज, वो क्या होगी बच्चे, ये होगी। ये मेरी कौन सी वोल्टेज है, मेरी वी वोल्टेज जो आपने अप्लाई कर रखी है। एंगल कहां से निकाला है, जब बेस से निकालता है तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, फाई। फाई का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, कॉस फाई का फॉर्मूला, कॉस फाई का फॉर्मूला आर बाय जेड। सर वही होगा, बिल्कुल वही होगा, क्यों, क्योंकि जेड में तो चेंज है, तो कॉस फाई में कोई चेंज नहीं, कॉस फाई वही होगा आपका आर अपॉन जेड। पर लीड कौन कर रहा है यहाँ पे, अब लीड कौन कर रहा है, कितना, फाई एंगल से लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है बाय फाई एंगल। इंडक्टर में हमेशा करंट लीड करेगा, सॉरी वोल्टेज लीड करेगा, और कैपेसिटर में कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बचा, अब तो कुछ बचे ही नहीं, क्या निकाल दे, पावर नहीं, वो निकाले पावर, एवरेज पावर। सर एवरेज पावर का फॉर्मूला आप बता चुके हो, क्या, वी आर एम एस, आई आर एम एस, और बच्चे कॉस फाई। वी आर एम एस कितना होता है, बी नॉट बाय √2, आई नॉट बाय √2, आर अपॉन जेड। सर आई नॉट अभी निकाला था आपने, वी नॉट अपॉन जेड होता है, कितना होता है, वी नॉट अपॉन जेड। तो क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू आर अपॉन जेड, वही सेम आ जाएगा। बस जेड का ही फॉर्मूला चेंज हो, वहां पे जेड था आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ओमेगा सी का स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे क्या है जेड, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट टोटल, वो है। और कोई चेंजेस नहीं है, और फेजर डायग्राम में चेंज है। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी, क्लियर है, करें आगे बढ़े। भाई तो बता दी बस, कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम करंट का फेजर, करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज गिवन है, करंट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए करंट की, बताओ। ये इधर भी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के प्लस माइनस, वेरी गुड। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि सर करंट तो इसमें लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, इसलिए माइनस पाई इसमें लगा दो, या उसमें प्लस पाई लगा देते आप पहले, तो यहाँ पे जीरो आ जाता, वहां पे जीरो आ जाता, बस बात खत्म। अब सर अगर मुझे निकालना है क्या, ये तो निकल गया। सर वोल्टेज तो पता ही, वी आर कैसे निकले, करंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेजिस्टेंस के साथ। तो वी आर टी क्या हो जाएगा बच्चों, सर वी आर टी हो जाएगा बच्चों आई नॉट आर साइन ओमेगा टी माइनस के फाइव। और आपका VCT क्या निकलेगा भाई, बता भी मालूम तो बता दो, चल VCT, VCT नहीं VLT, हाँ कैसे निकलेगा,
हमको बता है, वी नॉट कहाँ से आ गए यहाँ पे, वी एल है, वी एल, वी एल आई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी -5 + π/2। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर जो इंडक्टर है, जो इंडक्टर है वो करंट से कितने एंगल पे जा रहा है, 90 डिग्री फेस पे, तो चुपचाप सर +π/2 कर दो, बस काम खत्म। कोई रटा हमने, कुछ भी नहीं रटा। हाँ, अब सर ये काम भी कर सकते हो। अब आपको पता है +π/2, π/2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा कॉस। तो आप इसको कॉस में भी लिख सकते हो, तो गलत नहीं होगा। माइनस का साइन का सेकंड पार्ट में पॉजिटिव होता है। अबे कैसे पढ़ रहे हो तुम मैथमेटिक्स? ये क्या होगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के फाइव। ये रिजल्टेंट फाइनल आप चल में आ गया। क्लियर है बच्चों? बस हमने सारी वैल्यू निकाल दी इसके अंदर, A to Z। नेक्स्ट है आपका क्या, एलसी। एलसी में क्या होगा, ओनली इंडक्टर एंड कैपेसिटर, नो रजिस्टर। रजिस्टर वाला करेंगे बाद में, पहले इनके बारे में देखते हैं। आपको पता है जब एलसी सर्किट होता है तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। किस किस के बीच में, एल और सी के बीच में एनर्जी क्या होती रहेगी बच्चों, ट्रांसफर होती रहेगी। एल और सी के बीच में एनर्जी क्या होती रहेगी, ट्रांसफर होती। वही है सेम, वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वी नॉट साइन ओमेगा। अगर आप मेरे से जेड पूछते तो जेड को मैं कैसे लिख कर, देखो सर मैं जेड को लिखता, आपने सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ओमेगा एल को मल्टीप्लाई कर दो आई के साथ, आई, आई मतलब जे, जे समझ गए क्या है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और इसके साथ क्या आएगा बच्चे, 1 में ओमेगा सी इंटू जी, ये बन जाएगा आपका। यस और नो? ठीक है, तो z मेरा सिंपल क्या बन गया आपका, z बन गया ओमेगा एल माइनस के 1 में ओमेगा सी, यही आपका z है। लेकिन है ये कॉम्प्लेक्स z, कॉम्प्लेक्स z का मतलब प्योरली इमेजिनरी है। इसका मतलब कि एक्चुअल में इसके अंदर इंपेडेंस है नहीं, पर ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह, इंपेडेंस की तरह। रेजिस्टेंस है नहीं इसके अंदर, इमेजिनरी है ना, इसलिए इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में कैपेसिटेंस के पास कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, डिसिपेट करता है। सर इंडक्टर और कैपेसिटर तो कभी भी हमने पढ़ा है ना, ईएमआई में हमने क्या पढ़ा है कि वो एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। रेजिस्टेंस करता है कभी भी एनर्जी को ट्रांसफर, इसलिए रेजिस्टेंस तो प्योर वैल्यू मतलब रियल वैल्यू है। और ये कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस है, जो इंपिडेंस है, वो एक्चुअल में क्या है, इमेजिनरी है। ये तो बस मैथमेटिकली नोटेशन से हम पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में इसका कोई रिएक्टेंस मतलब सॉरी इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रिएक्टेंस है। क्या है ये, ओनली रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस वैल्यू हमेशा कौन सी होती है, इमेजिनरी वैल्यू होती है। ये याद रखना हमेशा, ठीक है, याद रखोगे ये चीज, इमेजिनरी वैल्यू, प्योर इमेजिनरी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा बच्चों तो सिंपल क्या आएगा सर, मोड में लेने की, सर सिंपल ही आएगा, यही आएगा, बस जे हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि 2 आयटा का मोड क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 ही होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यही तो होता है। तो भाई तो ओमेगा एल माइनस के 1 में ओमेगा सी का मोड क्या होगा सर, सेम ही रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक? वोल्टेज गिवन है, जेड गिवन है, आई निकाल सकते हो बच्चे, आई नॉट, आई नॉट क्या आ जाएगा बच्चों, वी नॉट अपॉन में मोड जेड। आई आर एम एस निकाल सकते हो, आई आर एम एस निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चे, आई नॉट अपॉन में √2। ठीक है सर, पावर भी निकाल दे क्या, निकाल देते पावर, पावर से पता चल जाएगा। ठीक है, पहले कॉस फाई निकालते हैं, पहले तो फेजर डायग्राम में तो समझना है। करंट ले लिया, ये रेजिस्टेंस है नहीं है, ठीक है। इंडक्टर, इंडक्टर लैग करता है कि लीड करता है करंट से, वोल्टेज में, वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है, वोल्टेज इंडक्टर में
लीड करता तो कहाँ जाएगा बच्चे, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या करता है, लैग, बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, नीचे। दोनों के केस में कितना एंगल है, दोनों के केस में कॉस 180 कितना होता है, नहीं नहीं सॉरी, करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में लैग निकलेगा ना। अभी रुक जाओ, ठंड रहो, अभी रुक जाओ ठंड, ये आ गया, ठीक है। अब तीन केस आएंगे, कौन कौन से तीन केस, पहला केस तो ये होगा जब मेरा, ध्यान से देखो, जब मेरा वीसी ज्यादा होगा वीएल से, जब मेरा वीसी ज्यादा होगा वीएल से, तो मान के चलो 10 है, ये 5 है, 10 - 5 क्या होता है, 5, मतलब कि मैं लिख रहा हूं पहला केस कि मेरा एक्सी ज्यादा है किससे, एक्स एल से ज्यादा, मतलब कि 1 में ओमेगा सी ज्यादा है ओमेगा एल से। उस केस में फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, देखो फेजर डायग्राम बनेगा ऐसे, यहाँ पे आई, नीचे बन जाएगा बच्चे क्या, नीचे बन जाएगा मेरा वीसी माइनस के वीएल, जो कि बनेगा आपका एक तरीके का, भैया देखो वीसी माइनस वीएल, अभी के लिए ये याद है, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली सर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चे, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/√LC आ जाएगा, है ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, निकाल लोगे ना यहाँ से, ठीक है। सेकंड केस होगा जब एक्सी मेरा क्या होगा बच्चे, छोटा होगा किससे, एक्सेल से, तो इस केस में आई मेरा ऊपर, ये ऊपर, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे, एक्सएल माइनस, सॉरी ये भी बन सकता है, पर आपने क्या पढ़ो, वोल्टेज की केस पढ़ो, वीएल माइनस वीसी, वीएल माइनस वीसी पढ़ो, वीएल माइनस वीसी पढ़ो। एक और चीज बताओ ऐसे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक छोटी सी चीज बताओ, जो वोल्टेज होती है ना उतना ही उसके अंदर रिएक्टेंस होता है, तो एक्सएल यहाँ पे लाई करेगा, और यहाँ पे क्या लाई करेगा बच्चे, एक्ससी लाई करेगा, और अगर जो वहां पे अपने वी आर लिया था वहां पे आर लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बच्चों एक्ससी माइनस एक्सएल, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, एक्सएल माइनस एक्स, समझ में आ गया। लास्ट केस है इंपॉर्टेंट, चले लिख लिया, अगर दोनों बराबर ही हो जाएं, दोनों आउट ऑफ फेज हैं और गलती से दोनों बराबर, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब कि उसमें रिएक्टेंस कितना आ जाएगा, रिएक्टेंस जीरो बन जाएगा, देखो कैसे, जैसे ही आपने क्या किया बच्चे, एक्सएल इक्वल टू एक्सी किया, तो आपका जहां पे जो करंट था आपका आई, वही रहेगा बस, वही रहेगा बस, करंट फ्लो करता रहेगा उसके अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर एक्सएल माइनस एक्सी क्या बन जाएगा आपका, जीरो, तो मतलब कि जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों यहाँ पे, जीरो। सर जेड की वैल्यू जीरो होने का मतलब, सर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आई हो जाएगा आपका मैक्सिमम करंट जितना फ्लो, सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट करंट अगर फ्लो होने लग जाए, फिर तो यही लगा दो छोटी सी चीज, अपने पूरे पूरे वर्ल्ड में यही चलता रहेगा, ऐसा हो सकता है क्या, इसलिए मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, इस केस में क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम, क्यों, वी अपॉन जेड, वी अपॉन जेड ही तो पढ़ा आपने, जब जेड जीरो हो गया तो आई की वैल्यू क्या होगी बच्चे उस केस में, मैक्सिमम होगी, आई की वैल्यू क्या होगी बच्चे, मैक्सिमम होगी, ये बात क्लियर हो गई। यही एक ऐसा पॉइंट होता है, यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रेजोनेंस क्रिएट होता है, जहां पे क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है समझो, रेजोनेंस का मतलब होता है एक चीज, जब कोई सर्किट की फ्रिक्वेंसी उस कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी, सॉरी वोल्टेज की जो आपने अप्लाई करी है फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू जो सर्किट में जो अदर कंपोनेंट उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो क्या करने लग जाता है, वो वाइब्रेट करने लग जाता है, रेजोनेंस प्रोवाइड करने लग जाते हैं। इसका एक जीता जाता एग्जांपल है, आपने 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ा होगा कि जैसे पुल होते हैं ना, पुल हमारे झूलते रहते हैं, वो भी तो एक तरीके की कैसी वेव क्रिएट कर रहे हैं, साइनसॉइडल वेव फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पढ़ा वेव एंड ऑक्सीलेशन पढ़ा हमने, ऐसे ऐसे पढ़ा ना, हमारा जो ऑक्सीलेशन होता है, जो पेंडुलम होता है हमारा ऐसे ऐसे मूव करता है, तो हमारा जो जो ये हमारे क्या होते हैं, ये फ्लाईओवर होते हैं, फ्लाईओवर भी कैसे रहते हैं बच्चे, झूलते रहते हैं, फ्लाईओवर भी क्या रहते हैं, झूलते रहते हैं, कभी देखना एक वीडियो डालना, वो क्यों झूलते हैं पता क्यों, आपने कभी देखा होगा जब कार हमारे फ्लाईओवर से बहुत तेजी से निकलते हैं तो फ्लाईओवर थोड़ा सा हिलता है, वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन उसके वाइब्रेशन पता कैसी है, वाइब्रेट किया खत्म,
क्यों? क्योंकि उसके अंदर तुमने इतनी एनर्जी नहीं दी, उसके अंदर इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं दी ताकि वो मैच करने लग जाए। रेजोनेंस से मैच नहीं कर रहा। जिस दिन वो रेजोनेंस से मैच करने लगी जाएगी ना, तुम्हारी कार कहाँ चली जाएगी? मतलब चढ़ ही नहीं पाएगी कार, तो कहीं चढ़ पाएगी, ऐसे ऐसे झूलती रहेगी कार। क्योंकि अभी तक क्या मैच नहीं हुई? फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। क्या नहीं मैच हुई? फ्रीक्वेंसी। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है, साउंड में आपने कुछ ऐसा देखा होगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मैं इस पे अगर हिट करता हूँ ना, तो यहाँ से सिग्नल हमारा जनरेट होता है, साइनस, वो कौन सा, साउंड वेव। ये साउंड वेव यहाँ पे भी क्या करती है? बज करते हैं, यहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस करती है। फिर क्या करते हैं, अगर इन दोनों की फ्रिक्वेंसी गलती से मैच होगी, फिर पता क्या होगा, मैंने एक बार ही हिट किया है इसको, ये लगातार क्या करता रहेगा, ये इसको देगा एनर्जी, ये वापस इसको देगा, फिर ये इसको देगा, इसको देगा, मतलब ये बचते रहेंगे आपस में। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो चुकी है, मैच हो चुकी है। जैसी दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच होगी तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं? ऐसे ही वो कह रहा है, जो आपने प्रीवियस सर्किट पढ़ा है, जो आपने फ्रिक्वेंसी दी है ना बच्चे, ये वाली ओमेगा, अगर आपने ओमेगा दी है ना, अगर इनकी फ्रिक्वेंसी से मैच करेगी ना ये दोनों के दोनों, तो ये दोनों आपस में क्या प्रोड्यूस करेंगे? साइनसोइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करने लग जाएंगे लगातार। तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। और वो कब हो सकती है? सर देखो, ये आपने अभी अप्लाइड किया फ्रिक्वेंसी, सर यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। क्या बोलेंगे बच्चों? और वो कैसे निकालते हैं? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को मतलब मान के चलो ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सएल को कैसे लिखते हैं? सर लिखते हैं ओमेगा नॉट एल। इसको कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन में ओमेगा नॉट सी। तो ओमेगा नॉट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट एल सी के बराबर। यही अगर गलती से, यही अगर फ्रिक्वेंसी अगर गलती से ओमेगा के बराबर आ जाए, तो वहां पे रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा? रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। ये चीज ठीक है, समझ में आ गया? ये है रेजोनेंस की कंडीशन। इसकी फ्रिक्वेंसी जो तुमने 50 हर्ट्ज दी है ना, बात 50 हर्ट्ज दी है, एलसी की ऐसी वैल्यू पुट करो कि वो 50 हर्ट्ज के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? तो क्या करने लग जाएगा सर्किट? साइनसोइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करने लग जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अगर एलसी की वैल्यू तुमने ज्यादा दे रखे, कुछ अलग से दे रखे, फिर रेजोनेंस नहीं होगा उसके अंदर, उसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया अच्छे से? लिखो, जल्दी लिखो। तो देखो क्या कह रहे हैं, कैपेसिटी का रिएक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटी रिएक्टेंस में क्या वैल्यू दे रखी है? एक्सी दे रखी है। सीधा हमें दे दिया क्या बच्चों? एक्सी दे दिया इसमें। जो जो पहले वैल्यू दी हो ना वो लिख दिया। जब हमने एक्सी दे दिया कितना, वो रो। रेजिस्टेंस भी दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे दिया, कितना दे रखा है? 4 ओम। आर कनेक्टिंग इन सीरीज में पड़ा। पीक वैल्यू दे दी हमने। पीक वैल्यू का मतलब सर वी नॉट दे दिया। वी नॉट कितना दे दिया? 8√2। निकालना क्या है? पावर डिसिपेशन निकालना है। सर पावर डिसिपेशन तो अभी आपने समझाया था मेरे को, अभी 1 मिनट पहले समझाया था। पावर डिसिपेशन का मतलब वीआरएमएस आईआरएमएस cos phi। वीआरएमएस वी नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2 आर अपॉन जेड। सर आई नॉट भी नहीं जानता मैं, तो कोई बात नहीं मत जानो। आई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी नॉट बाय जेड। रूट 2 तो आएगा ही आएगा, आर अपॉन जेड। सर सीधा इक्वेशन लिख दो, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 जेड स्क्वायर इनटू आर। बताओ घटा हुआ कुछ हुआ? तुरंत निकलेगा क्वेश्चन 4 नंबर का। तुम्हारा क्या दिक्कत है? वी नॉट की वैल्यू पता है सर, 8√2। सर वी नॉट यही वही पुट करूंगा। आर की वैल्यू पता है सर, जेड कैसे निकालूंगा? यहाँ पर जेड सिर्फ कैपेसिटर है, कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में जेड क्या हो जाता है बच्चों? आर स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर। क्या हो जाता है बच्चों? आर स्क्वायर माइनस। ध्यान रखना है सर। हाँ तो आपने माइनस लिखा था, घरो वो मैग्नीट्यूड है ये। वो क्या है? वो कैसे? वो आयता के साथ है। ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में दोनों ही केस में क्या आता है? प्लस। बस निकल गया क्वेश्चन 4 नंबर पर। क्या दिक्कत है? हो जाएगा। आगे बढ़े क्या? ठीक है ना जोश? व्हेन एक कॉइल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कॉइल का मतलब
इंडक्टर इंडक्टर के जब भी मैं डीसी वोल्टेज देता हूं तो करंट फ्लो होता है। ऐसा कब हो सकता है कि कॉइल के अंदर में डीसी फ्लो करंट फ्लो होने लग जाए? जब उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो। आपने डीसी दिया, डीसी क्या दी है? डीसी। डीसी वोल्टेज है और डिवाइड बाय करंट कर दो तो रेजिस्टेंस तो देगा, हमें देगा कि नहीं देगा? तो उस कॉइल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। उस कॉइल का क्या है बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है? डीसी अपॉन आईडीसी। कितना हो गया? 4 ओम। ठीक है। When it is connected across 20 volt, अगर 20 volt कौन सी वैल्यू है? 20 volt RMS है। 50 हर्ट्ज रहेगा। इस मतलब it draws the current, वो I नॉट है मान। draws the current क्या है मेरा बच्चे? IRMS है। ये भी कौन सा करंट है मेरा? IRMS। और ये कौन सा है? जो चीज ऐसे की वजह सीधा VRMS IRMS। निकालना क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब मुझे L की वैल्यू निकालनी है। पाई की वैल्यू स्पेसिफाई है 3 से ज्यादा कोई 3.14 मत लगा देना। तो सही निकालना ताकि हमारा क्वेश्चन क्या पड़ जाए बच्चों? आसान पड़ जाए। तो सर कैसे करें? मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले सर मैं वोल्टेज रखा, करंट दे रखा। सर एक फॉर्मूला तो आपने बताया था कुछ ऐसे, कुछ ऐसे बताया था, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। ऐसा बताया हमने? नहीं बताया? अगर मैं यहाँ पे भी डिवाइड बाय रूट टू ले तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय रूट टू, डिवाइड बाय रूट टू, डिवाइड बाय रूट टू क्या हो जाएगा? कैंसिल ही हो जाएगा। तो जेड मेरा सिंपल क्या आ गया? जेड वी नॉट अपॉन आई नॉट। वी नॉट कितना है? 20। ये कितना है? 4 कितना आ गया? 5 ओम आ गया। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टर है। हाँ बोल बोल, क्या दिक्कत है? मेरे से बोल। फ्रीक्वेंसी, हाँ वही तू है, तू टैलेंटेड है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है क्या? फ्रीक्वेंसी ऐसी बच्चे तो गड़बड़ी करते हैं एग्जाम में। जेड की वैल्यू क्या होती है? जेड की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? आर की वैल्यू खाली 4। ओमेगा की वैल्यू सर वो 2 पाई एफ। तुम यहाँ पे पुट होगी ना, तो क्यों बता तुम? एल की वैल्यू निकल जाएगी अब यहाँ से। एल की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगी? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई एफ। पाई की वैल्यू 3 लेनी है। 3 बोले 3 इंटू 2, 6 इंटू 50, 300 लेनी है। अब निकल जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़े। ये देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ दे रखा मतलब कि ये क्या है मेरी? ये क्या वैल्यू है? वी नॉट है। ठीक है। इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट है। आरएमएस वैल्यू सर वी नॉट है, कैपेसिटर है। कैसे निकाले तू बता? आरएमएस सर पहले मैं आई नॉट निकालूंगा। आई नॉट कैसे निकालूंगा बताओ बच्चे? वी नॉट अपॉन में जेड। बिल्कुल करेक्ट सर। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी गुरु जी बताइए? जेड की वैल्यू याद है तेरे को? आर दिखाई दे रहा है बहुत, आंख फाड़ फाड़ के, 4 आंखें हैं, तब भी नहीं दिखाई दे पा रहा है। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में ओमेगा सी। कैपेसिटर है ना ओनली, तो दिमाग में कहां से जाएगा? सर मैं तो छोड़ के आ जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। इतना टफ क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने कर दिया तो सर मेरे ज्यादा नंबर आगे घर वाले बहुत ज्यादा भुचक्के से हो जाएंगे। इसलिए मेरे को ज्यादा नंबर नहीं लाने हैं। बस खत्म। बता क्या चीज है? ओमेगा पता है? 100। सीधा 100 पुट करोगे ओमेगा। ओमेगा टी होता ना। वी नॉट पता है? वी नॉट रूट टू से रूट टू भी कैंसिल हो जाएगा। देखो कितनी आराम से दे रखा क्वेश्चन। ठीक है। रूट टू से रूट टू, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखे, सीधा आंसर निकलेगी। आंसर आएगा, खत्म कहानी, फिनिश। नेक्स्ट देखो। डीसी वोल्टेज दे रखा है, फिर डीसी। डीसी में डीसी क्या निकलता है? रेजिस्टेंस निकल गया। एसी वोल्टेज देखे पीक वैल्यू इस बार पहले दे रखा है। कहीं तो अंधे बन जाओ, काणे बन जाओ। काणे अंधे नहीं बनना है, देखना है पढ़ा हुआ, देखना है क्या लिखा हुआ पढ़ा हुआ। पीक वैल्यू देखनी है तो बोले वी नोट है। अगर गलती से नहीं लिखा तो उसको क्या मानते?
VRMS मान से, बस खत्म। कनेक्टेड टू इंडक्टर, ये जो मैंने कैपेसिटेंस का कर रखा था इस बार इसने इंडक्टर का दे दिया, पावर दे दिया ना, ये 2024 वो 2025 बता, इधर इंडक्टर की जगह कैपेसिटर दे दिया बस, और क्या किया उसने, कर दोगे हो जाएगा। जो ये बता देगा समझ लो कि पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, वरना बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, IRMS निकालना बताया था मैंने, इसका शॉर्टकट IRMS कैसे निकालेंगे। हाँ बता बता, IRMS तू बता, हाँ भाई क्या लूं, 6 प्लस √56 बाय √2, गलत बताया बिठाई, पर कहाँ जाएगा दिमाग में, दिमाग में कहाँ जाएगा ये, बताया था ना A² प्लस B²/2 का अंडर रूट, याद है ऐसे बताया था मेरे ख्याल से, मैंने A और B लिया था वहां पे, याद रखना है अंडर रूट, क्या रखना है अंडर रूट, अगर एक और साइन आता तो तब भी क्या बन जाता, C²/2 बन जाता, क्या बन जाता, C²/2 बन जाता। सर में आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से, बढ़े आगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये गड़बड़ करके आते बता, बस लास्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है, इज चार्ज कंप्लीटली यूजिंग DC वोल्टेज इतना, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। इफ इट इज नाउ कनेक्टेड टू इंडक्टर, मैक्सिमम करंट निकालना है, तुम बताओ मैक्सिमम करंट कब निकल सकता है, मैक्सिमम करंट, सर मैक्सिमम करंट तब निकल सकता है जब पूरा का पूरा चार्ज डिसिपेट हो जाए, आपने बताया था जब चार्ज पूरे चार्ज होने लग जाता तो करंट जीरो, और जब करंट मैक्सिमम हो जाता तो चार्ज जीरो, तो इसका ना यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, किस चीज के बीच में, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, ट्रांसफर हो रही है। सर इंडक्टर की एनर्जी मुझे पता है कितनी होती है, इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी, एनर्जी ओनली हाफ, वेरी गुड, हाफ Li², कैपेसिटर की तो पता होगी हाफ CV², सर मुझे V नहीं पता, V निकल सकता है, देखो ये क्या है बच्चों, मेरा कैपेसिटेंस है, वो मेरी क्या है वोल्टेज है, कैपेसिटेंस वोल्टेज तो दे ही रखा है, फिर क्या ही करना, दोनों चीजें दे रखी है, तो मेरे को करंट निकल जाएगा बस यहाँ से, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, खत्म क्वेश्चन, समझ में आ गया, कर लोगे क्वेश्चन इन सबको।